पहला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ, यदि वेग स्थिर हो तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ए, बी, सी और डी। दूसरा क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ जब एक समान त्वरण हो तो इसमें आपका कौन सा ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका किस घर्षण का मान सबसे ज़्यादा और किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जहाँ से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इस पार्ट में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जानने के लिए एक संदर्भ बिंदु O की ज़रूरत होती है। अगर हम एक 3D फ्रेम ले रहे हैं, उसमें हम जो मूल बिंदु है हमारा, जिसको हमने O मान रखा है, जिसको हम संदर्भ बिंदु के नाम से भी जानते हैं, और जो P है आपका, वो है आपकी वस्तु। अगर हम मान लेते हैं कि P हमारा O पे है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो संदर्भ बिंदु पे है। और अगर हमारा P वहाँ से कहीं किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी सेंटीमीटर पे मूवमेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि O से इस डायरेक्शन में इतने सेंटीमीटर पे हमारी वस्तु है। उसके बाद बात करते हैं गति, मोशन, विराम और गति। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है और एक पेड़ बीच में खड़ा है, तो जो हमारा जो पेड़ है वो आपका विराम अवस्था में है और जो ट्रेन है आपकी वो गति की अवस्था में है। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गति के प्रकार। जो हमारा सरल रेखीय गति होता है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढाल पर नीचे सरकता बालक इत्यादि। उसके बाद देखते हैं पोजीशन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पोजीशन मतलब स्थिति। पोजीशन को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पोजीशन दिखा रखा है। एक यहाँ पे गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, तो हम इसकी पोजीशन को अगर बताएं तो हमें उसके लिए एक संदर्भ बिंदु की जरूरत पड़ेगी। माना हमने कि O ले लिया यहाँ से, और उससे संदर्भ बिंदु से हमने जहाँ पे वो गाड़ी है वहाँ पर तक का एक लाइन ड्रॉ किया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि O से इस दिशा में इतने सेंटीमीटर दूर, इतने मीटर दूर ये गाड़ी स्थित है। तो ये पोजीशन बता दिया। और अगर पूछे दूरी, तो दूरी हमारी जो O से है संदर्भ बिंदु से गाड़ी तक की दूरी को हम, माना ये 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हम दूरी कहेंगे। उसके बाद देखते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। देखिए, आपको O पे, यहाँ पे पहले आपकी गाड़ी थी, वो यहाँ से आपकी चलते रही और यहाँ पे पहुँच गई लास्ट में। तो आप देखिए, और यहाँ से यहाँ की 110 मीटर, यहाँ से 20 मीटर और यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। तो हम यहाँ पे जो हमारा विस्थापन निकलेगा वो निकलता है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या है, O से यहाँ तक का ये आपका 10 मीटर है, तो आपका विस्थापन यहाँ पर 10 निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या होगी, तो दूरी टोटल चली हुई दूरी हम उसको ऐड करेंगे 110 प्लस 20 प्लस 90, तो आपका 220 मीटर दूरी हो जाएगी। और मिनिमम दूरी जो आपकी है वो O से यहाँ तक की दूरी जो आपकी है वो आपका विस्थापन कहलाएगा। देखते इसका डेफिनेशन देख लेते एक बार। स्थिति, किसी निर्देश तंत्र में किसी कण का मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है तथा मूल बिंदु से कण तक की कण की दिशा में खींची गई रेखा को स्थिति सदिश कहलाती है। उसका देखते हैं दूरी, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और यह हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद देखते हैं विस्थापन। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। उसके बाद देखते हैं एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल आपका क्या है, जो एक समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसको हम एक समान चाल बोलते हैं। इसको भी देखते हैं एक बार ग्राफ से। ये देखिए, यहाँ पे आपकी जो चाल है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टा समय। तो आपका जो हमेशा x एक्सेस में समय आएगा और y एक्सेस में दूरी आएगी। तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे है और ये टाइम है। अगर हम डिस्टेंस को बांटें 10, 20, 30, 40 और टाइम को बांटें 2, 4, 6, 8 सेकंड या मिनट, किसी में भी ले सकते हैं आप इसको। तो देखिए, अगर हम एक सरल रेखा खींचें तो इसमें देखिए, जो आपका 2 सेकंड में 10 किलोमीटर चल रहा है, 4 सेकंड में 20 किलोमीटर, 6 सेकंड में 30 किलोमीटर और 8 सेकंड में आपका 40 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 2 सेकंड में आपका कितना चला, 10,
और उसके बाद 2 से 4 के बीच में कितना चला आपका, फिर 10 चला, 10 से 20 हो गया है। तो इसका मतलब एक समय अंतराल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको आप सरल रेखीय गति बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं जो असमान गति होती है, इसमें देखिए जो टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड में आपका सिर्फ 2 किलोमीटर चला है और 2 से फिर 4 के बीच में आपके 2 सेकंड बचे, उसमें आपका 5 किलोमीटर चला है। मतलब डिफरेंस यहाँ पे आपका 3 का रहा और यहाँ पे आपका 2 का रहा। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 का है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस हो गया, तो यह असमान गति हो गई। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि असमान गति, एक समान गति और असमान गति का कौन सा ग्राफ है। एक वस्तु समान गति में होती है यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियों से चलती है। यह समय अंतराल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। जब एक कार एक सीधे रास्ते में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी गति एक समान गति कहलाती है। समान गति का ये ग्राफ आपके पास दिख रहा है। उसका देखते हैं असमान गति। किसी वस्तु में असमान गति होती है यदि वह समय के समान अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, तो उसका ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। उसके बाद देखते हैं चाल, स्पीड। जो स्पीड आपकी होती है इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो मतलब तय की गई दूरी अपॉन लिया गया टाइम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है और इसका यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखते हैं जो आपकी कितने टाइप की होती है। अगर एक समान चाल है आपका, एक समान चाल में वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो ये आपका एक समान चाल हो गया। इसका ग्राफ भी आपका सेम बनेगा, इसका ग्राफ भी आपका ये बनेगा एक समान चाल के लिए। असमान चाल हो गया आपका, असमान चाल में वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है, इसे अस्थिर चाल भी कहते हैं। देखिए इसका आप ग्राफ आपका ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। उसके बाद देखते हैं तात्कालिक चाल। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल किसी विशेष क्षण में वस्तु की चाल है। उदाहरण के लिए कार, हवाई जहाज, बस आदि की स्पीडोमीटर। इसका फॉर्मूला होता है आपका तात्क्षणिक चाल का विशेष क्षण में चली गई दूरी अपन क्षणिक समय। उसके बाद देखते हैं औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला आपका होता है चली गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल एक अलग पार्ट बनाएंगे जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के। उसके बाद देखते हैं अगर औसत चाल आपको इस फॉर्मूले से भी निकलता है, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है। औसत चाल इक्वल टू V1 + V2 अपॉन 2। उसके बाद देखते हैं एक समान चाल के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, घड़ी की सुइयों की गति और टकराव के बीच अणु के एक समान चाल होते हैं। उसके बाद देखते हैं असमान चाल का रेलवे स्टेशन पर गाड़ी छूटने की चाल, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सेलेक्टर। उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग आपका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आपकी विस्थापन बट्टा समय। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विस्थापन बट्टा समय। तो वेग में कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है और यह एक सदिश राशि है। अगर इसके टाइप की बात करें तो समान वेग या स्थिर वेग क्या कहेंगे, एक समान वेग से वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी से विस्थापित होती है, तो उसको आप स्थिर वेग कहेंगे। उसके बाद देखते हैं असमान वेग। इसमें आपका जो समान समय अंतराल होंगे उसमें आपकी जो असमान दूरी से विस्थापित होगा, तो उसको आप असमान वेग या अस्थिर वेग कहेंगे। उसका तात्क्षणिक वेग एक विशेष समय में, एक क्षणिक समय में अगर आपका जो विस्थापन होता है उसको आप तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका देखते हैं सापेक्ष वेग या आपेक्षित वेग एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय में परिवर्तन दर को दर्शाता है। यदि दो वस्तुएं भिन्न वेगों से चल रही हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष वेग आपका क्या होगा, V1 - V2 होगा। अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इधर से चल रही है इधर को और एक इधर से चल रही है इधर को, तो उसमें आपका प्लस हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। इससे भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। उसके बाद देखते हैं औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका टोटल विस्थापन बटा टोटल समय।
और उसके बाद उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वही यू प्लस वी अपॉन टू। ये आपके न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण का होता है आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। इसमें भी आपका एक समान त्वरण और असमान त्वरण है। इसमें भी समान समय अंतरालों में अगर वेग जो आपका वेग परिवर्तन है वो समान है तो आपका एक समान त्वरण होगा। अगर आपका असमान त्वरण में वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न होगा, इसमें आपका वेग भिन्न भिन्न होगा। उसके बाद देखते हैं ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण में किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में त्वरण है, और जो हमारा त्वरण होता है इसी को मंदन बोला जाता है। इसका आपका यूनिट पूछी जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर औसत त्वरण की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका वेग में कुल परिवर्तन बट्टे लगा कुल समय। अब इसके बाद कुछ ग्राफ की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए बनाया हुआ है। देखिए जो पहला ग्राफ है हमारे पास वो है आपका वाई एक्सिस में विस्थापन और एक्स एक्सिस में टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि वेग होगा जो उसका विस्थापन बट्टा समय होता है, तो विस्थापन आपको वाई एक्सिस में दिया होगा और एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया रहेगा। तो इसमें देखिए जो आपका ग्राफ का है वो लाइन आपकी कहाँ जा रही है, जो आपका टाइम स्लॉट है वो आपका बढ़ते जा रहा है, लेकिन विस्थापन आपका एक जगह पे स्थिर है। तो ये एक स्थिर वस्तु के लिए ग्राफ हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला ग्राफ। ये वही ग्राफ है जो आपको स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। इसमें समय के साथ विस्थापन आपका एक नियत दर से बढ़ रहा है, तो नियत वेग से दूर जाती हुई वस्तु होगी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो ग्राफ ऐसे हमारा ग्राफ सीधे आगे को जा रहा है वो नियत वेग से, नियत चाल से या नियत त्वरण से जाएगा, और जो ऐसे नीचे को आएगा अगर ऐसे आता है तो आपका वो नियत वेग से, नियत चाल से या नियत त्वरण से कम होगा। तो इसको कैसे बोलते हैं, नियत वेग से निकट आती हुई वस्तु। उसके बाद देखते हैं अगर हमारा वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है तो हमारा अगर सीमित वेग था तो ऐसे बन रहा था, अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो हमारा ऐसे बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं अगला। उसके बाद है बढ़ते घटते वेग का। अभी देखिए इसमें क्या होगा, आपका एक बार आपका ग्राफ बढ़ रहा है, फिर आपका घट रहा है, फिर आपका बढ़ रहा है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, इसमें आपका टाइम मान लीजिए यहाँ पे 4 सेकंड है, तो 4 पे आपका, और विस्थापन आपका 2, 4, 6, 8, तो इस तरीके से आपका टाइम सेम है, लेकिन आपका विस्थापन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। मतलब आपके 4 सेकंड में ही इतना विस्थापित हो जा रहा है, जो कि असंभव है। तो इसको बोलते हैं अनंत वेग से गतिमान वस्तु, तो जो कि यहाँ पे पृथ्वी पर संभव नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला, एक समान गति, एक समान चाल, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए आगे, ये आपका है कि जो एक स्थिर वस्तु है, ये भी आपको बता चुका हूँ। अगर पहला लाइन होगी तो स्थिर वस्तु होगा, और वो आपको पता है कि वेग और अगर समय के बीच में दे रखा है ग्राफ, यहाँ पे आपका वेग है और यहाँ पे आपका समय है, तो ये त्वरण के लिए ग्राफ है। तो इसमें देखिए आप वेग समय ग्राफ जब त्वरण असमान हो, असमान का मतलब बढ़ रहा हो, ये देखिए, और त्वरण कब बढ़ेगा, जब वेग में परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से इसका। उसके बाद देखते हैं आगे। अब लास्ट पॉइंट अपना बचा हुआ है घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। संपर्क में रखे दो धातुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल 3 टाइप का होता है आपका, एक सर्पी घर्षण बल, दूसरा स्थैतिक और तीसरा रोलिंग। जो सर्पी होता है आपका स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद इसमें आपका होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, किसी सतह पर सरकती है, तो सरकने वाली वस्तु पर उसकी सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद देखिए स्थैतिक घर्षण बल और रोलिंग घर्षण बल। पहले हम सर्पी घर्षण बल के बारे में देखते हैं। ये देखिए सर्पी घर्षण बल क्या है आपका, ये एक लैडर है जहाँ से आपका जो बिल्कुल प्लेन है, तो ऊपर से इसमें से अगर हम कुछ ऐसे गुटका, लकड़ी के गुटका टाइप में ऐसे का नीचे को खिसकाएं, तो इस पर लगने वाला जो हमारा घर्षण बल होगा वो आपका सर्पी घर्षण बल होगा। उसके बाद देखते हैं स्थैतिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकने के लिए बल लगाया जाता है, यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे बल को हमारा स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, ऊपर एक गुटका है, नीचे एक गुटका है, ये इतने बड़े हैं कि मतलब इनको हिला नहीं सकते, तो ये अगर इस पे ये फ्रिक्शन है स्थैतिक। उसके बाद अगला देखिए
अगर बात करें रोलिंग घर्षण बल की, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इनकी सतहों के बीच लगने वाले बल को हम रोलिंग घर्षण बोलते हैं। ये देखिए, इसमें आपका ये एक गोला मान लीजिए इसको, या बॉल मान लीजिए, ये अगर किसी सतह से नीचे को आएगी तो इस पर रोलिंग लगेगा। इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। किसी दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यह केवल सतहों की प्रकृति और वस्तु के भार पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इससे पूछा जा सकता है कि जो हमारा घर्षण बल होता है वो संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो ये नहीं करता है, ये सिर्फ प्रकृति और भार पर निर्भर करता है। उसके बाद देखते हैं रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए, एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया होगा। रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, घर्षण कम करने के लिए मशीनों में बॉल बियरिंग तथा स्नेहक लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदल देते हैं। देखिए, सर्पी घर्षण आपका ज़्यादा था रोलिंग घर्षण से, तो रोलिंग घर्षण आपका ज़्यादा खराब नहीं है, जो कम घर्षण है वो रोलिंग घर्षण है आपका, तो ये उसमें चेंज कर देता है उसको। भारी मशीनों में ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है और स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, घर्षण बल के कारण मनुष्य सीधा खड़ा हो रहता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घर्षण बल के कारण मनुष्य सीधा किसके कारण रहता है? घर्षण बल के कारण रहता है। यदि सड़कों पर घर्षण बल ना होता तो पहिए फिसलने लगते हैं। घर्षण बल ना होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात की चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, परंतु घर्षण बल के कारण मशीनों में ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों के चल हिस्से में घिस जाते हैं, तो ये मशीनों के लिए थोड़ा सा खराब है, तो जिसके लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म होती है।